कि महाराष्ट्र में पति की मृत्यु को अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों ले ली। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जहां दवाई नहीं आपका विश्वास बिकता है। महंगे दवाइयों के बिल से पाएं आजादी। सस्ता एवं अच्छा गुणवत्ता युक्त दवाइयों का एकमात्र स्थान जन औषधि केंद्र, सुभाष चौक, रामानुजी नगर। सवाल स्वाभाविक है, बहस भी स्वाभाविक है, लेकिन आज हम भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति के यथार्थ के आधार पर इस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा का उद्देश्य यही है कि आपको साफ साफ समझ आए कि यह फैसला क्यों जरूरी था और यह फैसला नहीं लिया जाता तो महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा सकती थी। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, सत्ता शून्य को पसंद नहीं करती, और इसी शून्य को भरने की जल्दी में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज को असहज करते हैं लेकिन राजनीति को जीवित रखते हैं। पति की मृत्यु के तीसरे दिन शपथ लेना सामाजिक दृष्टि से गलत लग सकता है, लेकिन राजनीति में 13 दिन का विलंब अक्सर 13 साल की हार लिख देता है। इतिहास गवाह है, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसी रात राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। न शोक सभा रुकी, न परंपराओं का इंतजार हुआ। तब भी सवाल उठे थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक ही बात कही गई, देश रुक नहीं सकता। अगर आज सुनेत्रा पवार 13 दिन रुक जाती तो एनसीपी रुक नहीं पाती। या तो पार्टी शरद पवार की ओर पूरी तरह लौट जाती या फिर देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक तूफान इस बचे खुचे ढांचे को भी अपने साथ बहा ले जाता। राजनीति में विलंब केवल गलती नहीं, अपराध माना जाता है। इसी अपराध से बचने के लिए अहिल्याबाई होलकर को सत्ता संभालनी पड़ी थी और इसी डर से ताराबाई ने मुगलों से सीधी टक्कर ली थी। तब भी समाज ने पूछा था, क्या यह सही समय है? लेकिन इतिहास ने बाद में कहा, सही वही था जिसने सत्ता को बचाया। यहाँ एक बात साफ कर लेना जरूरी है, सुनेत्रा पवार की तुलना हिंदू रानियों से करना कोई वैचारिक नारा नहीं है। एनसीपी और पवार परिवार दिल्ली की सत्ता में सहायक जरूर रहे हैं, लेकिन दशकों तक उनकी राजनीति कांग्रेस की छाया में ही पली बढ़ी। इसके बावजूद अगर दुश्मनी से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर देखें तो सच्चाई यही है, सुनेत्रा पवार ने एनसीपी को बिखरने से बचा लिया। देश ने ऐसा दृश्य पहले भी देखा है। तमिलनाडु में जब जयललिता जेल गई तो एआईडीएमके एक झटके में बिखरने लगी। तब शशिकला ने सत्ता पर पकड़ बनाई, वरना पार्टी इतिहास बन जाती। आज एनसीपी ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति भावना से नहीं, संगठन और सत्ता से चलती है। ऐसे में एनसीपी के दोनों धड़े विचारधारा के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस जिस तरह महाराष्ट्र में एक एक कर राजनीतिक किले बना रहे हैं, वो याद दिलाता है 2009 के बाद का गुजरात, जहां हर चुनाव सिर्फ औपचारिकता बन गया था। अगर अजीत पवार गुट की कुछ सीटें भी बीजेपी के पाले में पूरी मजबूती से चली गई तो अगला चुनाव बहुमत का नहीं, प्रभुत्व का चुनाव होगा। यह विमान हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, यह महाराष्ट्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। आज महाराष्ट्र लंबे समय के लिए फडणवीस और शिंदे के प्रभुत्व में जाता दिख रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल कहानी लगभग लिखी जा चुकी है। अब परिवारवाद की बात। बीजेपी वर्षों से परिवारवाद के खिलाफ बोलते आई है, लेकिन राजनीति में सिद्धांत अक्सर संख्याओं के आगे झुक जाते हैं और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। दूसरी पार्टियां परिवार के बाहर सोच ही नहीं पाती। कांग्रेस में गांधी, सपा में यादव, राजद में लालू और एनसीपी में सिर्फ और सिर्फ पवार। शिवसेना टूटी तो सबने देखा, परिवार के बाहर पार्टी कितनी कमजोर हो जाती है। एनसीपी की कहानी भी उसी रास्ते पर थी। सुनेत्रा पवार ने पार्टी को बस इतना सहारा दे दिया है कि बीजेपी के ध्वज के नीचे कुछ गढ़ों पर अपना वजूद बचा सके। अगर इनकी जगह कोई गैर पवार कमान संभालता तो एनसीपी आज जितनी है शायद उतनी भी न होती। असल मुद्दा पति की 13वीं नहीं, असल सवाल यह है, महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय अब किसके पास जाएगा?
यह मंत्रालय एनसीपी को पार्टी के कारण नहीं बल्कि अजीत पवार की राजनीतिक जिद पर मिला था। अब जब सुनेत्रा पवार ने मोर्चा संभाल लिया है तो यह लगभग तय है कि दोनों धड़ों का मिलन अब राजनीतिक नहीं इतिहास की कहानी बनेगी और संभव है कि सुप्रिया सुले को धीरे धीरे नेपथ्य में जाना पड़े। और अंत में राजनीति में भावनाएं सम्मान की हकदार होती हैं, लेकिन सत्ता भावनाओं का इंतजार नहीं करती। सुनेत्रा पवार का यह निर्णय सही था या गलत, इसका फैसला आज नहीं आने वाला समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि सत्ता का संतुलन किस ओर झुकता है और वित्त मंत्रालय की चाबी आखिर किसके हाथ में जाती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह विश्लेषण आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही गंभीर राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।